दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग में जो भर्ती आने वाली है दोस्तों, 7 विभाग में आपकी भर्ती आएगी। 7 मौके आपको मिलने वाले हैं। कहाँ कहाँ मौके मिलेंगे इसको लेके मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है। अभी तक के अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग जा करके देख लीजिए। और एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, दिवाली के शुभ अवसर पे दोस्तों आज हम लोग जो है नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल फ्री क्लास रहने वाली है, कोई चार्जेस नहीं, कोई शुल्क नहीं। और ये क्लास इसलिए स्टार्ट की गई है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के लिए ये क्लास स्टार्ट की गई है। स्पेशल लाइन अटेंडेंस, टेस्टिंग असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। NSQF लेवल 4 जो बुक है हमारी दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, उसके कंप्लीट, उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आज से हम लोग पर डे लेकर के आने वाले हैं। और इससे पहले जो दोस्तों एक क्लास चल रही थी स्पेशल लाइन अटेंडेंस की, उसमें जो है पर डे क्वेश्चन अपलोड होंगे उसमें, ठीक है। और उसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपलोड होंगे जो बिल्कुल नए टाइप के हैं, जो आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है। उस टाइप के उसमें 20 क्वेश्चन पर डे अपलोड किए जाएंगे। कल से ही उसमें अपलोड होना चालू हो जाएंगे। और ये वाली क्लास में टोटल यूनिट वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं, 70, 80, 90, 100 जितने प्रश्न हैं यूनिट में, टोटल हम उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये क्लास अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो सबसे बड़ी आप लोग गलती करने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और ये जो क्लास है कंटिन्यू चलेगी। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ी सी अपने आप में मेहनत कर लीजिए। कोई भी टीचर हो, कोई भी जो यूट्यूबर हो जो आपको पढ़ाता है, या आप किसी के पास से भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी यूट्यूबर आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करके नहीं दे सकता। सिर्फ वो आपको समझा सकता है कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्वेश्चन दे सकता है। 60% आपकी मेहनत जो है वही रंग लाएगी एग्जाम में। 40% हम लोग कवर कर सकते हैं, 60% आपको मेहनत करना है। 60% दोस्तों, मैं इतने एनर्जिकल के साथ बोल रहा हूं तो आपको भी एनर्जी लेकर के पढ़ना है। स्टार्ट कर दो। 6 मौके, 7 मौके मिलने वाले हैं अभी 3 महीने के अंदर दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है। इसको अगर आपने पकड़ लिए, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली, ये समझ जाओ। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपका सपना साकार होने वाला है। बस आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और आज से जो ये क्लास है, मैंने आपको बताया इससे पहले जो लाइन अटेंडेंस की क्लास है वो निरंतर चलती रहेगी। उसमें 20 प्रश्न डिफरेंट टाइप के जो एग्जामों में पूछे गए हैं यूनिट वाइज वो कवर किए जाएंगे। और इसमें टोटल क्वेश्चन कवर होंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटल बेसिक से लेकर के मॉडरेटर लेकर लेवल के क्वेश्चन, हर लेवल के क्वेश्चन। इस ये जो कोर्स आपका जो स्टार्ट किया हमने NSQF लेवल 4 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। कौन कौन सी यूनिट कवर करेंगे आइए हम देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों हम लोग जो है कौन कौन सी यूनिट कवर करने वाले हैं उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो उसके बाद जो है यूनिट फर्स्ट के आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। यूनिट फर्स्ट हमारी जो है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है, ठीक है। सेकेंड यूनिट, इसमें जो है जितने भी टॉपिक है सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट आपकी जो है आप लोग देख रहे हैं विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, विभिन्न फिटिंग औजार, सारी यूनिट के क्वेश्चन लेंगे दोस्तों हम। एक यूनिट भी आप लोगों के लिए नहीं छूटेगी। अगली जो है आपकी, आप लोग देख रहे होंगे, अगली जो यूनिट हमारी मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। और उसके बाद जो हमारी 5th यूनिट है विद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। इसमें जितनी भी यूनिट है दोस्तों, मैं बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, एक भी टाइम पास नहीं करूंगा। आप भी टाइम पास मत करो, बिल्कुल लग जाओ, पूरे मन से सच्ची निष्ठा से दोस्तों लग जाओ। बिल्कुल आपको इस बार एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आपके साथ हूं। और जो है आपको अपनी मेहनत से पढ़ाई करना है दोस्तों। मैं सिर्फ आपका 40% मदद कर सकता हूं, आपकी 60% आपको अपनी खुद की तैयारी रखनी है, ये जान लो आप। कोई अगर बोलता है कि मैं 100% एग्जाम निकाल के दे सकता हूं तो बिल्कुल झूठा है। कोई आपको यूट्यूब से कोई एग्जाम निकाल के देख सकता है। आपको खुद की मेहनत, जब तक कि आपकी खुद की मेहनत नहीं रहेगी ना दोस्तों, तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। मैं बस यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। कौन कौन सी यूनिट है? सारी यूनिट है NSQF लेवल 4 की। यही आपका सिलेबस है दोस्तों। सिलेबस के लिए अलग से वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ये सिलेबस है आपका। ये सिलेबस में ही दिखा रहा हूँ आपको। यूनिट आप ज्यादा है तो नोट कर सकते हैं। चुंबकीय पद एवं विद्युतिक चुंबकत्व, बहुकलीय प्रणाली, सेल एवं बैटरी, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, वैद्युतिक वायरिंग, ये सारी यूनिट है दोस्तों आपकी। वैद्युतिक मापक यंत्र, अर्थिंग, ये अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। NSQF लेवल 4 की यूनिट लेकर आ रहा हूं मैं। आज से कोर्स स्टार्ट करें दोस्तों हम लोग। प्रदीप्ति, घरेलू वैद्युतिक उपकरण। अब ये ट्रांसफार्मर है, द्वितीय वर्ष में
देखेंगे आप लोग दिष्ट धारा जनित्र, थ्री फेज प्रेरणा मोटर, दिष्ट धारा मोटर, एसी एवं डीसी वाइंडिंग, अल्टरनेटर। दोस्तों इनके बारे में डिटेल में बताऊं उतना मेरे पास समय नहीं है। दोस्त आप लोग भी टाइम पास नहीं करना, आज से लग जाना, तैयारी करना स्टार्ट कर देना। एक बार, एक चांस, एक मौका, 7 मौके हैं आपके पास, एक मौका, एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है बस। फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको एग्जाम जो है गवर्नमेंट जॉब लगने से नहीं रोक सकती दोस्तों। कन्वर्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां, आईसी रेगुलेटर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ऑसिलोस्कोप, कंट्रोल पैनल एवं सहायक सामग्री। टोटल दोस्तों सेकेंड ईयर की 14 यूनिट हैं और फर्स्ट ईयर की दोस्तों 16 यूनिट हैं। 14 यूनिट और 16 यूनिट आपकी टोटल आपको पढ़ना है। तो 30 यूनिट आपको पढ़ना है, 30 यूनिट पढ़ना है। 30 दिन का मेरे को समय दे देना। 30 यूनिट 30 दिन, 30 यूनिट 30 दिन, बार बार बोल रहा हूं 30 यूनिट 30 दिन। एक दिन भी 1 घंटे की क्लास रहे, 1.5 घंटे की क्लास रहे, 2 घंटे क्यों नहीं क्लास रहे दोस्तों, क्लास मिस मत करना। आज से 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आपका कोर्स खत्म कर दूंगा। आप 1 महीने मेरे साथ दे देना, ओनली 1 महीना। 30 दिन बोल रहा हूं, 30 दिन में कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। NSQF लेवल 4 का 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। ये इसकी बुक मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसी से आपको पढ़ना है। चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। 30 दिन मेरा साथ दे देना, उसके बाद मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 30 दिन मेरा साथ देना, 30 दिन मेरे साथ पढ़ लेना। दुनिया की कोई ताकत आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। इतना मेरे अंदर अगर इतना जोश है, आपने अगर अपने अंदर अपनी पढ़ाई के अंदर इतना अगर जोश ला लिया ना दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई ताकत आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। तो चलिए दोस्तों इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आज की जो हमारी पहली क्लास होने वाली है उसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट हमारी जो है, मैं आपको बता दूं कौन सी यूनिट है, आपकी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। 30 दिन 30 यूनिट कंप्लीट कोर्स, 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई करना है। 1.5 घंटे की क्लास रहे, 2 घंटे की क्लास रहे, 3 घंटे की क्लास रहे, 5 घंटे की क्यों ना क्लास रहे दोस्तों, मिस मत करना। एक बार, लास्ट बार 1 महीने तगड़े तरीके से पढ़ाई कर लेना। चलिए दोस्तों आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते इसी जोश के साथ। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एकदम नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आप लोग भी मन में स्टार्ट कर दीजिए, दिल से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है, निम्नलिखित में से एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है पूछा है। आप लोग ऑप्शन देखते चलें। वैद्युतिक परिपथों की स्थापना करना, दोस्तों वैद्युतिक परिपथ की स्थापना करना बिल्कुल विद्युत कार का कर्तव्य है। पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, पीसीबी का फुल फॉर्म, पहले तो मैं पीसीबी का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी का फुल फॉर्म। 3 बार बोलना दोस्तों, याद हो जाएगा परमानेंट, 3 बार में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का आपका फुल फॉर्म होता है। मोटर की रिवाइंडिंग करना, पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, इसको देखते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं पीसीबी परिपथ का निर्माण जो है इलेक्ट्रिशियन, विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है। मोटर्स की रिवाइंडिंग करना, ठीक है, मोटर्स की रिवाइंडिंग करना बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी आ सकता है क्या, नहीं। तो पीसीबी का निर्माण नहीं करता दोस्तों, याद रखिएगा। पीसीबी परिपथ का निर्माण जो है ना एक विद्युतकार का जो है नहीं करता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीबी परिपथ का निर्माण करना जो है एक इलेक्ट्रिशियन कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है पूछा है दोस्तों। कार्य में रुचि ना होना, बिल्कुल दोस्तों, कार्य में अगर रुचि नहीं होगी दुर्घटना का कारण हो सकता है, पर कारण नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार पढ़ना, समय बहुत रहता है, 120 मिनट का समय रहेगा आपके पास। बिल्कुल आप जल्दबाजी करने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी में देख लेते हैं। अगला ऑप्शन, सुरक्षित पहनावा जो है निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है दोस्तों, दुर्घटना का कारण नहीं है पूछा है। सुरक्षित पहनावा जो है दुर्घटना का कारण हमारा नहीं है दोस्तों, सुरक्षित पहनावा दुर्घटना का कारण नहीं है। अधिक उत्सुकता दुर्घटना का कारण है। अनुशासनहीन होना भी दुर्घटना का कारण है। अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के, पूरे शानदार NSQF लेवल 4 के। फिर से मैं आपको बता दूं NSQF लेवल 4 के क्वेश्चन है, लेवल 4 के एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन है, पूरे एग्जाम ओरिएंटल क्वेश्चन है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए सर्वप्रथम। तो दोस्तों विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हमको मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। राइट आंसर होगा। किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, नहीं। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मेन स्विच सबसे पहले हमको ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की क्लास में। अगला है हमारा, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। पहला कदम, किसी व्यक्ति को अगर हमको बचाना है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को अगर बचाना है, तो हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। तत्काल डॉक्टर को बुलाएं क्या, नहीं। तत्काल सबसे पहले तो हमको यह देखना पड़ेगा उसे विद्युतमय तार से पृथक कैसे करें। दोस्तों सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे विद्युतमय तार से पृथककृत करना हमारा पहली प्राथमिकता हमारी होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने से पहले, संयोजित करने से पहले क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों उपकरण पूर्णतः ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए। उपकरण सप्लाई देने योग्य है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है या नहीं, ये भी चेक करना चाहिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से जो फ्यूज है ना, उसे हमेशा आपको पता है राइट आंसर फेस तार पे ही संयुक्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल उसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा, ग्रुप में जुड़ जाना। पीडीएफ आपको पर डे की पीडीएफ मिल जाएगी, आंसर सहित पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों घबराने का नहीं है, बिल्कुल एक बार मेरे साथ 1 महीना मेरे को दे देना। 1 महीने में आपकी इतनी तैयारी करवा दूंगा, 40% की तैयारी मेरे साइड से, 60% की तैयारी आपके साइड से। दुनिया की कोई ताकत आपको जॉब करने से नहीं रोक सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों उपकरण का स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्या, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर देना चाहिए क्या, मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। दोस्तों सबसे जो मेन है, हमारी जो मेन स्विच है ना, उसे हमको ऑफ कर देना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। उपकरण का स्विच को ऑफ करना बिल्कुल ठीक है, करना अच्छी बात है, पर मेन स्विच जो है ना उसको हमको सबसे पहले ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना, बिल्कुल सही बात है, खड़ा होना चाहिए। रबड़ के दस्ताने पहनना चाहिए, ये भी सही बात है। सिंगल पोल स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ये भी सही बात है। मुख्य आपूर्ति को सबसे पहले बंद करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला हमारा जो प्राथमिक कदम है ना, मुख्य आपूर्ति को हमको सबसे पहले बंद करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है, विद्युत कार के जूते खालिस्तान के बने होने चाहिए। 9वां क्वेश्चन हमारा, विद्युत कार के जूते जो है ना दोस्तों, याद रखना रबड़ के भी आप बना सकते हैं, प्लास्टिक के भी बना सकते हैं, चमड़े के भी बना सकते हैं। बिल्कुल आप जो है प्लास्टिक, रबड़, चमड़े तीनों के बना सकते हैं, पर हमारे स्पेशल जो जूते होते हैं ना दोस्तों, याद रखना रबड़ के होते हैं। आंसर में कंफ्यूज नहीं होना है, रबड़ के जूते हमको पहनना चाहिए, रबड़ के जूते हमको पहनना चाहिए। 10 बार बता रहा हूँ, रबड़ के जूते हमको पहनना चाहिए। दोस्तों कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ये सभी भी दिया हुआ है, हम लोग सभी लगा के आते हैं। राइट आंसर रबड़ के जूते होंगे दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों पीपीई का फुल फॉर्म होता है, मैं 3 बार बोलना, मैं भी 3 बार आपके साथ बोलूंगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा दोस्तों, जैसा मैं बोलता हूँ 1 बार कर लेना, 1 महीने के मेरे साथ दे देना, 1 महीना बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, इसमें चश्मा भी है, पीपी किट का उदाहरण, दास्ताने भी है, सुरक्षा पेटी भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। तो ढीले कपड़े भी असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आते हैं, टाई भी असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आता है, मफलर भी आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्घटना टालने का सर्वोत्तम उपाय है। दुर्घटना टालने का सर्वोत्तम उपाय क्या है पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों सुरक्षा उपकरणों को पहनना, ठीक है, अच्छी बात है, सुरक्षा उपकरणों को पहनना चाहिए। जॉब, मशीन और कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना चाहिए। दोस्तों दुर्घटना टालने का जो सर्वोत्तम उपाय है ना, जॉब, मशीन, कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का हमको पालन करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है। दोस्तों जो भौतिक खतरा है मैं आपको बता देता हूं,
दोस्तों भौतिक खतरा की अगर बात की जाए ना, फिजिकल हैजर्ड की अगर हम लोग बात करें तो याद रखना आपका कंपन भी आता है, इसके अंतर्गत शोर भी आता है, फिजिकल खतरे के अंतर्गत प्रदीपन भी आता है। प्रदीपन याद रखना, बता दे रहा हूं एक बार, प्रदीपन आता है और फिजिकल स्ट्रेस आता है, विकिरण आता है। तो दोस्तों इसमें फिजिकल आपका जो फिजिकल हैजर्ड है कंपन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। दोस्तों किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण जो है संक्रमण हो सकता है, हमारा जो क्वेश्चन है कौन सा आपका देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना संक्रमण की बात किया है दोस्तों, जब भी संक्रमण की बात करेगा ना तो याद रखना संक्रमण जब भी आए तो जैविक खतरे से रिलेटेड है, संक्रमण जैविक खतरे से रिलेटेड है। संक्रमण 3 बार बोल रहा हूं, याद हो जाएगा, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है वैद्युतिक सप्लाई प्रकार की होती है। वैद्युतिक सप्लाई जो है ना दोस्तों कितने प्रकार की होती है। दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है, एसी भी होती है, डीसी भी होती है, ए और बी दोनों आ जाएगा। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। दोस्तों लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के चिन्ह में बनाई जाती है, तो याद रखना निषेधात्मक चिन्ह में बनाई जाती है। निषेधात्मक चिन्ह याद रख लेना, किसी भी कार्य को करने के लिए मना करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए मना करता है, याद रखना। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है, 17वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो आकार है वर्गाकार होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देना, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया, आप लोग देख सकते हैं। स्मोकिंग को मना करने के लिए बात कही गई, निषेधात्मक चिन्ह है, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। सुरक्षात्मक सुरक्षा चिन्ह जो है आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये वाला जो है ना दोस्तों सूचनात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, काय का चिन्ह है, फर्स्ट एड अवेलेबल, फर्स्ट एड अवेलेबल का चिन्ह है, फर्स्ट एड का चिन्ह है, याद रखना फर्स्ट एड का चिन्ह है। और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो आपको पता है वियर हेड प्रोटेक्शन अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। ये वाला जो है अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है, गोलाकार आकृति में बनाई जाती है, सफेद कलर के रंग में आकृति को दर्शाई जाती है। और ये वाला जो दोस्तों ये जो चिन्ह है नो स्मोकिंग का चिन्ह है, निषेधात्मक संकेत है। और ये वाला जो चिन्ह है दोस्तों आप लोग देख रहे हैं रिस्क ऑफ फायर 3 बार बोलना, याद हो जाएंगे। रिस्क ऑफ फायर चेतावनी चिन्ह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूं, शानदार क्लास होने वाली है, वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कोई तकलीफ नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। आप लोग बस तरीके से शानदार तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बस दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए हैं, कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है। चेतावनी चिन्ह जो है दर्शाए गए हैं खतरे की आशंका को प्रभावित करता है, पूछा है दोस्तों। आप मुझे बताएं खतरे के लिए कौन सा चिन्ह हम लगाएंगे। खतरे के लिए 20वां क्वेश्चन है आपका, खतरे के लिए दोस्तों, तो खतरे के लिए आपने सुने होंगे ये वाला जो है खतरे का सिंबल है, खतरे का चिन्ह आपका है, ठीक है, याद रखना। जनरल वार्निंग दी जाती है, रिस्क ऑफ डेंजर इसको बोला जाता है दोस्तों, रिस्क ऑफ डेंजर, याद रख लेना, भूलोगे नहीं कभी, रिस्क ऑफ डेंजर। और ये वाला की अगर मैं बात करूं, ये वाला जो आप सिंबल देखा रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक दोस्तों, ये रिस्क ऑफ जो है ना रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना खतरा बोले तो हम इसको भी लगा देते हैं, इसको भी, दोनों में कंफ्यूज है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिस्क ऑफ डेंजर, ये वाला। और ये तो दोस्तों इलेक्ट्रिक खतरा का अगर पूछा जाए तो आप लोग इसको लगाएंगे डी वाले को, ठीक है। नॉर्मल खतरे की बात करें तो आपका ए वाला आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक खतरा पूछा जाए तो डी वाला। कोई कंफ्यूजन दोस्तों बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। दोस्तों अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है, साफ साफ लिखा है, हेड प्रोटेक्शन पहनना अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है, याद रखिएगा। विद्युत झटके का खतरा जो है आपको, विद्युत झटके का खतरा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आपका ये जो है याद रखना चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत आता है, ठीक है। धूम्रपान निषेध जो है आपका निषेधात्मक संकेत के अंतर्गत आएगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह व्रत में
दर्शाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह व्रत में दर्शाया जाता है, पूछा है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, याद रखना। व्रत की बात किया है, व्रत की बात किया है, निषेधात्मक चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह की अगर हम लोग बात करें ना, चेतावनी चिन्ह आपको अगर हम बात करें दोस्तों चेतावनी चिन्ह की, तो आपको भी पता है त्रिभुजाकार फाइल होती है, त्रिभुजाकार, उसको हम देखते हैं त्रिभुज के आकार में होते हैं। और अगर हम सूचनात्मक चिन्ह की बात करें तो वर्गाकार होता है, और अनिवार्य चिन्ह की बात करें ना दोस्तों तो आपके गोलाकार होते हैं, याद रखना, ठीक है। सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा है। सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 23वां क्वेश्चन है आपका। आंसर होगा इसका दोस्तों सुरक्षा, कौन सा है आपका सूचनात्मक चिन्ह। तो इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हरी होती है, याद रखना, इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है दोस्तों 24वां आपका जो है, निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए, निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान निषेध कौन से में आएगा दोस्तों, धूम्रपान निषेध आपको दिख रहा होगा दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध आपको जो है, धूम्रपान निषेध आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला नो स्मोकिंग, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग आप लोग दिख रहा होगा, ठीक है, बी वाला। अगला है हमारा पदयात्री निषेध, पदयात्री निषेध आपका ए वाला दिख रहा होगा। और जल से आग ना बुझाएं तो ये वाला आपका डी वाला। और ये जो है प्राथमिक उपचार केंद्र है, तो इसको आपको मिलाना है। 24वां का जो आंसर आएगा दोस्तों बी वाला, आप लोग देख लीजिएगा, ये इसमें जो है बी वाला। ए का थर्ड, ए का, अच्छा ए का धूम्रपान निषेध कौन सा है देख लेते हैं एक बार। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं, तो आप लोग याद रख लेना। धूम्रपान निषेध का आपका ये वाला मिलान है, पदयात्री निषेध का तीसरे का ए वाला है, और जल से प्रयोग ना करें डी है, और ये वाला जो है प्राथमिक उपचार केंद्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है दोस्तों। निम्न में से जो कौन सा चिन्ह है आपका 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है, राइट आंसर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले मैं बता चुका हूं, कमेंट मुझे 25वें क्वेश्चन का कमेंट में आंसर चाहिए। अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे, और अगर 2 मिनट क्लास देख करके आप लोग डिस्कनेक्ट कर दें दोस्तों तो आप समझ जाओ आप अपने पढ़ाई के साथ, अपने आपके साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। एग्जाम ऐसे नहीं निकलने वाली दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूं, खुद से मेहनत करो, या मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक बार पढ़ लो, पर आपको मैं सिर्फ 40% दे सकता हूं, 60% आपको खुद की आपकी मेहनत ही सफलता रंग लाएगी दोस्तों, आपकी मेहनत ही सफलता आपको दिलाएगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। कथन 2 है, निषेधात्मक चिन्हों में सफेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों जो है आंसर आपको मुझे बताना है। 26वां जो है आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, 26वां क्वेश्चन जो है बी आपका जो है राइट आंसर हो सकता है क्या। चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि प्रयोग की जाती है क्या दोस्तों, नहीं, चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि प्रयोग नहीं की जाती। निषेधात्मक चिन्ह में सफेद पृष्ठभूमि प्रयोग की जाती है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कथन जो है 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए, अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, अनिवार्य चिन्ह आपको बताएगा कि जो कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसे अनिवार्य रूप से आप करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जहर का खतरा है, जहर का खतरा है, 28वां क्वेश्चन है, इसके लिए जो है आप ये वाला चिन्ह प्रयोग करेंगे, हैजर्ड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे के भाग का रंग होता है। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे का भाग जो है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों, तो पीला होता है, याद रखना। ये दिया हुआ है, दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों, दिए गए सुरक्षा चिन्ह का जो है नाम क्या है पूछा है आपको, याद रखिए। ये जो ग्लव्स का जो निशान है दोस्तों, दस्ताने जो हैं आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक चिन्ह है, अवश्य रूप से आपको जो है दस्ताने पहनना चाहिए, यही आपको बता रहा है। निम्न में से कौन सा चित्र जो है विकिरण से खतरे को दर्शाता है। विकिरण से खतरे को दर्शाने की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, इसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहां दर्शाया गया है, पूछा है। निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहां दर्शाया गया पूछा है दोस्तों। चेतावनी चिन्ह है, याद रखिएगा। फोरक्लिफ्ट इसका जो है सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्वेश्चन। आज की क्लास में 80 से 82 क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास थोड़ी लंबी रह सकती है। मैं बिल्कुल बातें कम, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, और आप भी बातें कम, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है दोस्तों। आग लगने की क्रिया जारी रहती है पूछा है। याद रखना, ऊष्मा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर, ईंधन के बगैर, ये तीन चीज अगर ना होना तो आग नहीं लग सकती। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा। अभी तो बस शानदार क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, बस इंतजार करिए। और जैसे जैसे मोटर डीसी जनरेटर में पढ़ेंगे, इतने शानदार क्वेश्चन आपके लेके आऊंगा, आप सोच नहीं सकते। आप बस एक काम कर लेना, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। 34वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है। जलयुक्त अग्निशामक यंत्र जो है क्लास ए को इससे हम बुझाते हैं दोस्तों, याद रख लेना क्लास ए। झाग पैदा करने वाले क्लास बी के लिए आप उपयोग करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपकी जो है क्लास आपकी डी, जिसमें आपके जो है विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, जिसको दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया क्लास सी में हम लोग रखते हैं। राइट आंसर हमारा क्लास सी है। क्यों क्लास सी है, इसलिए क्लास सी है क्योंकि BIS के अनुसार दोस्तों क्लास सी दिया हुआ है। हमको BIS के नियम के अनुसार चलना है, इस बुक के अनुसार नहीं चलना है। बस कहीं जगह आपको कई क्वेश्चन में डाउट रहेगा, मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको क्लास सी लगाना है। विद्युत से लगी आग को किस श्रेणी में रखा गया है, ऐसा अगर क्वेश्चन दिख जाए तो क्लास सी लगा के आना दोस्तों। इससे पहले ये क्वेश्चन आया है, मैंने क्वेश्चन करा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु जो है, वैद्युतिक कार्यशाला में आग बुझाने वैद्युतिक कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए क्या। हाँ बिल्कुल रहने चाहिए। रेत से भरी बाल्टियां रहनी चाहिए। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए क्या दोस्तों। बिल्कुल आप मुझे आंसर देंगे, बिल्कुल रहनी चाहिए, पर हम जो है कार्यशाला में इसको उपयोग कर सकते हैं, विद्युत से संबंधित नहीं करेंगे। उपरोक्त सभी इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, पर हमको अगर विद्युत में लगी आग अगर दे तो रेत से भरी बाल्टियां या आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, विद्युत उपकरणों की बात करें तो हेलॉन टाइप को जिंदगी में कभी नहीं भूलना। हेलॉन सबसे उपयुक्त यंत्र है विद्युत से संबंधित आग बुझाने के लिए। हेलॉन के अंतर्गत दो चीजें आपके आ जाती है, एक CTC आ जाती है और एक BFC आ जाती है, ब्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दो चीजों का आपको याद रखना है, हेलॉन प्रकार के याद आ जाएगा। CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा जाता है दोस्तों। 37वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी मैंने आपको बताया CCl4 और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 38वां क्वेश्चन है, फोम प्रारूप अग्निशामक यंत्र का पेट्रोल से भरे अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। दोस्तों ये क्लास आपका जो है ये आप देख सकते हैं। 39वां क्वेश्चन है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र होगा या फिर आप देख सकते हैं झागयुक्त अग्निशामक यंत्र होगा, जल से भरा अग्निशामक यंत्र होगा, गैस कारतूस हेलोन अग्निशामक यंत्र होगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए वर्ग डी, क्लास डी दिया हुआ है दोस्तों, याद रखना क्लास डी दिया हुआ है। क्लास डी की जो आग है ना दोस्तों, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, याद रख लेना। ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्युत आधारित अग्नि के लिए हमको फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का दोस्तों प्रयोग नहीं करना चाहिए, याद रखना। हेलॉन करेंगे, CTC करेंगे, ड्राई पाउडर करेंगे, फोम टाइप का नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखना आप
विद्युत में लगी आग जो है रेत का आप लोग प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है CCl4 का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 3 बार बोलना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना मेरी एक बात दोस्तों, 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे होते हैं दिन में। एक चीज़ याद रखना, 18 घंटे पढ़ाई को, बिल्कुल पढ़ाई को जाने मत देना हाथ से। 1 महीने का समय बचा है, 15 दिन के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है। आज से 15 दिन के बाद नोटिफिकेशन आएगा। कोई आपको पागल समझे, दीवाना समझे, पढ़ाई के प्रति पूरा अपने आप को झोंक देना, बिल्कुल हार नहीं मानना। 1 महीने का समय है, 4 घंटे सोना, 5 घंटे सोना, उससे ऊपर मत सोना। 18 घंटे पढ़ लेना दोस्तों। एक बात बस, एक बार 1 महीने बस अच्छे से पढ़ लेना। दुनिया की कोई ताकत आपको जो है, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, कोई ताकत आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। बस एक बार जो है 1 महीने तगड़े तरीके से आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करेंगे? दोस्तों सभी प्रकार की आग को बुझाना है हमको दोस्तों, याद रखना। 43 क्वेश्चन है, सभी प्रकार की आग को हमको अगर बुझाना है दोस्तों तो CTC का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं सभी प्रकार की आग के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, श्रेणी ए अग्नि में अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। क्या? बिल्कुल बुझाया जाता है। कथन 1 तो सही है। श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझाते। क्या? बिल्कुल सही है, हमको नहीं बुझाना चाहिए श्रेणी बी की, इसको भी नहीं बुझाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला है दोस्तों। 44वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं जल्दी कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए जल्दबाजी कर रहा हूं। मैं भी इस वीडियो को 2 घंटे तक खींच सकता हूं, 3 घंटे तक खींच सकता हूं 80 क्वेश्चन बनाने में, या 2 क्लास में बना सकता हूं। पर याद रखना, मैं अगर जल्दबाजी कर रहा हूं तो सिर्फ आपका समय बचाने के लिए जल्दबाजी कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ आपका समय बचाने के लिए। याद रखना, अपने समय को व्यर्थ मत गवाना, व्यर्थ मत गवाना। बार बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, हर दिन बोलूंगा, व्यर्थ मत गवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45वां क्वेश्चन हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है। क्या? सही बात है क्या जी? बताइएगा। 45वां का क्वेश्चन है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है कि दोस्तों? नहीं, गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती दोस्तों। ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। तो दोनों गलत है हमारे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन गलत है हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की किस श्रेणी का आग बुझाने वाला यंत्र जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, पूछा है दोस्तों। 46 क्वेश्चन है, याद रखना। लिक्विफाइड टाइप की जो गैसें हैं, लिक्विड टाइप की गैसें हैं, याद रखना। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लिक्विड टाइप की जो गैसें हैं उसको हम ड्राई पाउडर के द्वारा अग्निशामक यंत्र से बुझाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में लगी आग के लिए शीतल जल का बौछार करेंगे? दोस्तों कागज में लगी आग को बुझाने के लिए शीतल जल का प्रयोग करेंगे। मिट्टी के तेल में आग को अगर आपको बुझाना है तो आप ड्राई पाउडर टाइप का करेंगे। LPG गैस के लिए आपको अगर बुझाना है तो भी आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर सकते हैं। बिजली के तारों में लगी आग के लिए CTC का करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का समन क्या कहलाता है? दोस्तों अग्नि का समन क्या कहलाता है? 48वां क्वेश्चन है दोस्तों। अग्नि का समन जो है ना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अग्नि का समन अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना होता है दोस्तों। अग्निशामक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निशामक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है पूछा जाए दोस्तों, तो इसका जो है सबसे एक सटीक आंसर होता है पास करके, हम इसको बोलते हैं पास। याद रखना, इंग्लिश में नाम दिया रहेगा, सारी चीज़ों को जो है इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा, आप लोग समझ जाना। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। पास, ये आपका P हो जाएगा, ये A हो जाएगा, SS आपका हो जाएगा पास। खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको एक बार सर्च कर लेना। मेरे पास अभी थोड़ा समय कम है दोस्तों, क्लास है। आगे देखते हैं, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए मैंने फिर से बताया आपको, हेलोन प्रकार के आप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों 51वां है, आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का क्या अर्थ है? स्टार्विंग अगर आपको पूछे दोस्तों तो याद रखना, आपको जल का उपयोग करके तापमान को कम करना स्टार्विंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तैलीय सतह की सफाई हेतु हमको दोस्तों याद रखना, लकड़ी का बुरादा जो है हमको प्रयोग करना चाहिए, लकड़ी का बुरादा।
अगला है दोस्तों, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। पीड़ित का अगर खून अधिक बह रहा है दोस्तों, तो हमको क्या कदम उठाना चाहिए पूछा है। 53वां क्वेश्चन है हमारा। तो याद रखना जो है, घाव को सबसे पहले हमको दबा के रखना चाहिए, घाव को दबा के रखना चाहिए। भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों, तो हमारा याद रखना, भींगे हुए शरीर का अगर प्रतिरोध आपसे पूछा जाए तो कम होता है। कितना पूछा जाए तो 1 किलो ओम होता है दोस्तों। याद रखना, गीले शरीर का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है, गीले शरीर का या भींगे हुए शरीर का बोले तो 1 किलो ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर देना होगा। 55 वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बीटाडीन। बीटाडीन नामक क्रीम रखी जाती है। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं दोस्तों याद रखना, रबर के दास्तान या सूखी लकड़ी से हम जो है उसको दूर करते हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 57वां क्वेश्चन जो है हमारा क्या रहने वाला है। जब धारा बहुत निचले स्तर पर होती है तो विद्युत झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जब धारा का मान बहुत ही कम निचले स्तर पे होगा ना, तो विद्युत धारा जो है मतलब विद्युत झटके का जो व्यक्ति को आभास है ना, मामूली सी जलन होगी दोस्तों। संपर्क स्थान पर मामूली सी जलन होगी, वह अपना संतुलन खो देगा नहीं, अपना होश खो देगा नहीं, त्वचा पर जलन होगी नहीं, संपर्क स्थान पर मामूली सी जलन होगी। राइट आंसर हो जाएगा। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए पूछा है दोस्तों। झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा, दोस्तों मैंने इससे पहले करा है, चाय पानी कॉफी कुछ भी नहीं पिलाना। याद रखना, कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। गीले जो आपके तरल पदार्थ होते हैं ना, विद्युत झटके लगे व्यक्ति को कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो ये सभी नहीं देना चाहिए दोस्तों, याद आंसर रखना है, ये सभी नहीं देना चाहिए। कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है। 59वां क्वेश्चन है। कृत्रिम श्वास विधि की सबसे सरलतम विधि है दोस्तों मुंह से मुंह में श्वास देना। मुंह से मुंह में श्वास देना सबसे सरलतम विधि है। सिल्वेस्टर विधि है, एक सैफर विधि है। याद रखना, सिल्वेस्टर विधि को आप जो है मुंह से मुंह में श्वास देने की विधि को लाबोर्ड विधि भी कहा जाता है, लाबोर्ड विधि कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों सिल्वेस्टर विधि जो है आपको पता होगा, सिल्वेस्टर मुंह से मुंह में सांस देना लाबोर्ड विधि कहा जाता है। सबसे सरलतम विधि लाबोर्ड विधि कहा जाता है। सिल्वेस्टर विधि जब सीने में चोट लगी हो तो पीठ के बल व्यक्ति को लेटाते हैं। सीने में चोट लगी हो तो याद रखना, सीने में चोट लगी हो तो पीठ के बल लेटाया जाता है। 10 से 12 बार ये क्रिया की जाती है, प्रेस किया जाता है, आपको पता होगा। और अगर हम सैफर विधि की बात करें दोस्तों, तो सैफर विधि जो है इसमें व्यक्ति को पेट के बल लेटाया जाता है। जब पीठ में चोट लगी हो तो पेट के बल लेटाया जाता है, याद रखना, भूलना नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपने देखा होगा, निम्न किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। तो दोस्तों सिल्वेस्टर विधि में पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं जब सीने में चोट लगी हो, तो याद रखना सिल्वेस्टर विधि। अगला क्वेश्चन है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास की विधि लगाएंगे। तो सैफर विधि, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार प्रेस करना चाहिए दोस्तों। 12 से 15 बार प्रयोग करना चाहिए, याद रखना। 10 से 12 बार भी कई एग्जामों में पूछा जाता है, 10 से 12 बार। राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 से 15 बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटाया जाता है क्या दोस्तों। सिल्वेस्टर विधि में किसी पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है क्या दोस्तों, आप मुझे बताएंगे। 63वां क्वेश्चन जो है, तो दोस्तों बिल्कुल हम पीठ के बल लेटाते हैं ना, बिल्कुल सही बात है, लेटाते हैं। अगला है, सैफर विधि में पीड़ित को पीठ के बल ही लेटाया जाता है कि नहीं, ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, दुनिया की कोई ताकत आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। अगला क्वेश्चन का मिलान कीजिए, सूची 1 या सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना। दोस्तों पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना जो है कृत्रिम श्वास क्रिया के अंतर्गत आता है क्या, आप मुझे बताइए। प्राथमिक उपचार की एक क्रिया है क्या, या विद्युत झटके का प्रभाव है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। 64वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ए का जो है क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया है दोस्तों, इसका ए का आपका 4 हो जाएगा। बी का देखते हैं दोस्तों, मेन स्विच को ऑफ करना, मेन स्विच को ऑफ करना, विद्युत संपर्क में आ गए व्यक्ति को छुड़ाना। बेहोश हो जाना दोस्तों, विद्युत, ये ध्यान देना, बेहोश हो जाना जो है विद्युत झटके का आभास है। मुंह से मुंह में सांस देना कृत्रिम श्वास क्रिया है। तो ए का आपका 4 आ रहा है, ए का 4 आएगा। बी का 3, बी का 3, ठीक है। ये वाला ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि हम कौन सी प्रयोग करेंगे। दोस्तों 65वां क्वेश्चन है, किसी महिला कारीगर की बात किया है, महिला कारीगर की बात किया है, खुश नहीं होना है, रबर वाल विधि का प्रयोग करेंगे। दोस्तों रबर वाल विधि का प्रयोग करेंगे मुंह से मुंह में श्वास देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना दे तो प्राथमिक उपचार को क्या खालिस्तान करना चाहिए। दोस्तों 66वां क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, हमारी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए किसकी छाती और पेट में चोट हो तो क्या किया जाएगा। किसी पीड़ित व्यक्ति के छाती और पेट में चोट हो दोस्तों तो याद रखना, मैंने आपको बताया है कि आपका जो 67वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 67वां क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। इसका नेल्सन विधि एक प्रकार की जो है सिल्वेस्टर विधि को हम नेल्सन विधि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए व्यक्तिगत रक्षक उपकरण का नाम क्या है। नीचे दिए गए व्यक्तिगत रक्षक उपकरण का नाम क्या है पूछा है दोस्तों। 68वां क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। हाथ की स्क्रीन है दोस्तों, हाथ की स्क्रीन है, ये वाली जो स्क्रीन है हाथ की स्क्रीन है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निदान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। गर्मी पैदा करती है दोस्तों, गर्मी पैदा करती है, पूछा है। भस्मीकरण जो विधि है ना, अपशिष्ट निदान की भस्मीकरण विधि दोस्तों गर्मी पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है पूछा है दोस्तों। धुएं से सुरक्षा के लिए आप नाक के कवच का प्रयोग करेंगे क्या। दोस्तों नाक के कवच का प्रयोग करेंगे क्या, बिल्कुल हाँ, नाक के कवच का प्रयोग करेंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। वह कौन सी अपशिष्ट निदान विधि है जो ऊर्जा को बचाती है। दोस्तों ऊर्जा बचाने की बात कही गई है, याद रखना पुनः चक्रण विधि जो है ऊर्जा बचाती है। अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलान कीजिए पूछा है। 72वां क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको देखते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए क्या होगा दोस्तों। सिर की जो सुरक्षा है क्या होगा दोस्तों। सिर की सुरक्षा के लिए आप बताएं, गैस रेस्पिरेटर, एनक्लेट्स, मफ, हेयर नेट। दोस्तों सिर की सुरक्षा के लिए बोला है, याद रखना सिर की सुरक्षा के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर की सुरक्षा के लिए बोला है तो आपका हेयर नेट हो जाएगा। श्रवण की सुरक्षा के लिए दोस्तों, श्रवण की सुरक्षा के लिए बार बार बोल रहा हूँ, श्रवण की सुरक्षा के लिए आपका 72वां जो क्वेश्चन है, श्रवण की सुरक्षा के लिए अगर आपको पूछे तो आपका मफलर टाइप का हो जाएगा। और आपका जो है पैरों की सुरक्षा के लिए बोले दोस्तों तो याद रखना एनकीलेट्स होता है। श्वसन की सुरक्षा के लिए बोले तो गैस रेस्पिरेटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 73वां, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है पूछा है दोस्तों। आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है तो दोस्तों कारीगर विफलता जो है ना, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कब ना पूछ ले, आज आ जाए कल आ जाए एग्जाम में, गारंटी नहीं इस टाइप के क्वेश्चन की, याद रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कारीगर विफलता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट का स्रोत है। अपशिष्ट का स्रोत है पूछा है दोस्तों, सारे अपशिष्ट के स्रोत हैं, याद रखना उद्योग, कृषि और चिकित्सालय सारे अपशिष्ट के स्रोत हैं। निम्न में से किस अपशिष्ट निस्तारण विधि में ऊर्जा की बचत होती है। 75वां क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा की बचत पूछे तो पुनः चक्रण विधि में ऊर्जा की बचत होती है, याद रखना है। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका लगता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। 20 मिली एम्पियर का धारा अगर किसी व्यक्ति को लगता है ना, किसी व्यक्ति को अगर 20 मिली एम्पियर की धारा लगती है तो उसको दर्दनाक झटका हो सकता है दोस्तों, याद रखना दर्दनाक झटका हो सकता है। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे दोस्तों, याद रखना उसके दिल के दौरे, अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाए ना दोस्तों, तो बार बार बोल रहा हूँ, ओठ के चारों ओर ना नीला रंग सा दिखाई देता है, ओठ के चारों ओर नीला रंग सा दिखाई देता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा। गोल्डन हावर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गोल्डन हावर अगर पूछा जाए तो पहले 30 मिनट का होता है दोस्तों, गोल्डन हावर याद रखना। कई लोग 60 मिनट का लगाते हैं, नहीं, रॉन्ग है, 30 मिनट का होता है दोस्तों। फिर से एक बार बता रहा हूँ, गोल्डन हावर पूछा जाए 30 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है पूछा है दोस्तों, तो ध्यान देना,
बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, सही बात है क्या? होश में रहने पर बुलाने पर उत्तर ना देना, सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर ना देना, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? दिए गए सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है पूछा है दोस्तों। सूचनात्मक चिन्ह है, फर्स्ट एड का सिंबल है, फर्स्ट एड का सिंबल है, ज़्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। 81वां क्वेश्चन है, अग्नि के समन में स्मूथ रिंग क्या होती है? दोस्तों अग्नि के समन में जो स्मूथ रिंग होती है ना, याद रखना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना स्मूथ रिंग कहलाता है। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि पूछा है दोस्तों। कंपन जो है ना फिजिकल हैजर्ड का उदाहरण है, कंपन फिजिकल हैजर्ड का उदाहरण है दोस्तों कंपन। तो दोस्तों आज की क्लास में बस 82 क्वेश्चन थे, हमारी फर्स्ट यूनिट की क्लास थी। आपको क्लास कैसी रही दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना है, और एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ जो है आपको पूरी क्लास देखनी है। और जो है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पर डे हर यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, 80-90 क्वेश्चन, 120-150 क्वेश्चन तक के हैं किसी यूनिट में। सारे क्वेश्चन आपको जो है बहुत से जल्दी कम समय में हम कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका भी एक प्रकार से रिवीजन हो जाए और आप लोग जो थ्योरी पढ़े हैं सारी आपकी थ्योरी जो है क्लियर हो जाए। दोस्तों क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।